मेरे ख्याल से यहाँ भी आप और बीजेपी की लड़ाई होगी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। रह गुज़रे यार खुश तेरा, गुज़रे हैं लाख बार इसी कहकशां से हम। वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करें खून का दावा किस पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इम्तिहान के लिए चुना है। रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। उर्दू अदब के मेमार अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अफ़शाए राज़ इश्क न हो आबे अश्क से, अफ़शाए राज़ इश्क न हो आबे अश्क से। ये आग वो नहीं जिसे पानी बुझा सके, ये आग वो नहीं जिसे पानी बुझा सके। इस घनघोर झंझट में आखिर जटिलताओं के बरक्स कोई हल हो सरलता की तरह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। डॉक्टर हर्षवर्धन एक ईमानदार छवि के नेता है और जनता को सहज उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उन्हें बाहरी माना जा रहा है। कहते हैं इनका क्षेत्र पूर्वी दिल्ली है। अरविंद जी, इस पर भी विवाद उठ रहा है। लेकिन इस विवाद के बावजूद सच्चाई ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बनावट है और बीजेपी की जो ताकत है, उसमें हर्षवर्धन एक बहुत सीरियस और बहुत मजबूत कैंडिडेट है और बीजेपी ने काफी सोच समझ के उनको उतारा है। और उनके उतरने से सिर्फ चांदनी चौक का नहीं, दिल्ली की कई सीटों पे असर पड़ा है, क्योंकि आमतौर पे ये बाकी जो कैंडिडेट आए हैं बीजेपी के, वो कई कैंडिडेट कमजोर हैं। और उसकी वजह ये है कि जो पुरानी टीम विजय गोयल के साथ थी, जिसमें मध्य उम्र के और मजबूत आर्थिक हैसियत के कई लीडर हैं, वो सारे लोग एक तरह से मौजूदा जो टीम है बीजेपी की, उसके लिए बागी बन गए। आशुतोष जब तक पत्रकारिता में थे तो किसी को मालूम नहीं था उनकी जाति क्या है।
पर अब जब वो चांदनी चौक से आपके उम्मीदवार हैं तो उनको भी बनिया कार्ड खेलना पड़ रहा है। उन्होंने खेला है नहीं खेला है तो अलग है, लेकिन तुरंत उनकी जाति आ गई साथ में, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ बनिया वोट काफी है और मजबूत वोट है, तो इसलिए वो एक गणित है। एक दूसरा गणित इस कंस्टिट्यूंसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यहाँ 2.5 लाख करीब मुसलमान वोटर है और वो वोट भी अपने आप में डिसाइडिंग है। पिछली दफे से लगता है कि वो कांग्रेस और जेडीयू दोनों को गए हैं, जिस पक्ष में जाते हैं उस तरफ पलड़ा झुकता है, तो उनको मनाना अपने आप में एक काम रख। इस बार भी बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा शोएब इकबाल जाते किधर हैं। नहीं, अभी तक तो वो जेडीयू अपनी पार्टी कभी मर्ज करते हैं आप में, कभी जाके सपोर्ट देते हैं, कभी सपोर्ट विड्रॉ करते हैं, जो उनकी आदत है उस हिसाब से करते हैं, लेकिन उनको भी अपने वोटर का ध्यान रखना जरूरी होगा। 16% मुस्लिम वोटर चांदनी चौक के क्या मन बना सकते हैं, क्या वो पलड़ा बदल सकते हैं? 2-2.5 लाख वोट, जब पिछला अगर आप नतीजा देखेंगे तो इतने में लगभग फैसला हो जाता है। तो 2-2.5 लाख वोट अगर एक जमात का है और वो एकजुट होकर वोट देगा तो नतीजे पर उसका असर निश्चित। आपकी पूरी रणनीति मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने की है अपने पक्ष में। ये कांग्रेस की भी होगी, क्योंकि कांग्रेस को ये वोट मिलता रहा है अभी तक यहाँ मोटे तौर पे, तो इसलिए कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देगी। चांदनी चौक की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर मेरे ख्याल से अभी आशुतोष और हर्षवर्धन की लड़ाई है। कपिल सिब्बल अगर कुछ जेडीयू के साथ मिलकर कुछ कर पाते हैं तो शायद मैदान में आए, नहीं तो जो पुरानी अभी हाल के नतीजों से और जो माहौल शहर का है उनके खिलाफ नाराजगी भी काफी है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण दिल्ली की चुनावी यात्रा पर। दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र में महिला सुरक्षा, पानी, बिजली, बरसात में जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं के साथ भ्रष्टाचार, महंगाई इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। दक्षिण दिल्ली में कुल 16,55,000 मतदाता हैं और 10 विधानसभाओं में से 7 पर भाजपा का कब्जा है और 3 पर आप पार्टी का। जाट बाहुल क्षेत्र है। पॉश इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्र में बसे गांव, रीसेटलमेंट कॉलोनीज और स्लम बस्तियां भी भारी तादाद में हैं। संगम विहार, अंबेडकर नगर, देवली, ब्रिजवासन, तुगलकाबाद, पालम, कालकाजी जाट बहुल क्षेत्र हैं, जहां कांग्रेस से जाटों का मोह भंग हो गया है। मुजफ्फरनगर दंगों की आंच यहां भी पहुंची है। दक्षिण दिल्ली सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन कुमार के भाई रमेश कुमार संसद में यहां का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराने कांग्रेसी वफादार हैं। सो कांग्रेस ने तमाम सर्वेक्षणों को दरकिनार कर इन्हें पुनः मैदान में उतारा है। रमेश कुमार को चुनौती देने के लिए भाजपा ने गुर्जर नेता और विधायक रमेश विधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप पार्टी ने कर्नल देवेंद्र सहरावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। सहरावत जाट हैं, सो माना जा रहा है कि वे कांग्रेस के जाट वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी की लहर है, सो युवा मतदाता और जाट मतदाता भाजपा के पक्ष में गोलबंद दिखते हैं। पानी की कमी, खराब सड़कें, बिजली के बढ़े दाम पर केजरीवाल कोई निर्णय नहीं ले पाए और उनके इस्तीफा देने से क्षेत्र के लोगों में एक नाराजगी है। अरविंद जी, क्या तस्वीर बन रही है यहाँ? जाटों की कंस्टिट्यूंसी काफी जाट गांव है, इसमें गुजर गांव भी भरपूर है। दक्षिण में गुजर काफी बड़ी संख्या में है, लेकिन नंबर अगर वोटर कार्ड देखिएगा तो मुझे लगता है कि पुनर्वास कॉलोनियों का, अस्थायी कॉलोनियां है, टेम्पररी, ये सब माइग्रेंट उत्तर प्रदेश, बिहार, इससे आए हुए माइग्रेंट्स, इनका नंबर बहुत ज्यादा है। पूर्वांचली वोटरों का रुझान अब से पहले आमतौर पर कांग्रेस के पक्ष में हुआ करता था, पर इस दफे मोदी के आने के बाद से उनका झुकाव कुछ भाजपा की ओर हुआ है। कांग्रेस का सपोर्टर तो रहा है पिछले चुनाव तक, लेकिन इस बार आपके काफी कैंडिडेट गैर दिल्ली वाले रहे विधानसभा चुनाव में। आपने एक जाट कैंडिडेट मैदान में उतारा है, देवेंद्र सहरावत, तो आपको लगता है कि 2 जाट उम्मीदवारों की लड़ाई में रमेश विधूड़ी को फायदा मिल सकता है इसका? रमेश विधूड़ी हारे भी हैं, अब कोई नई लहर चले तो अलग बात है। और अब जो नई लहर शहर में चली है, दक्षिण में भी बीजेपी वर्सेज आपकी लड़ाई काम करती रही है। और एक और चीज है जिसका जिक्र करना जरूरी है कि नॉर्थ वेस्ट जो कंस्टिट्यूंसी है, जो पहले आउटर जिसका काफी बड़ा हिस्सा होता था, और दक्षिण, इन 2 जगह के जाट मतदाताओं पे मुजफ्फरनगर दंगे का असर हुआ था। अरविंद जी, यहाँ की आखिरी निर्णायक तस्वीर क्या दिखती है? मेरे ख्याल से यहाँ भी आप और बीजेपी की लड़ाई होगी। अगर रमेश कुमार लड़ाई को तिकोना बना लेते हैं
एक रिएक्शन के तौर पे ही मुझे लगता है कांग्रेस ने उनको रिएक्शन रोकने ही के लिए उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। रमेश कुमार के टिकट पर काफी पुनर्विचार किया कांग्रेस ने, आखिर क्यों? तो उसकी वजह रमेश कुमार नहीं है, उसकी वजह सज्जन कुमार है। सज्जन कुमार का इतिहास, सज्जन कुमार की ताकत, सज्जन कुमार की पहुंच। अपने नाम की उद्घोषणा से बेखबर नुक्कड़ के गटर में भोर के उजास को झुठलाता अंगड़ाई ले रहा था एक और जन। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम चलेंगे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इंडियन टीम को मेरी जरूरत है, मैं एक पैराशूट ले रहा हूँ। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबियना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अब अनाका भी हमें पास नहीं, वो बुलाते नहीं पर जा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे अमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। या के सुपीदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, या के सुपीदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया, दिन को जो तू शाम किया। यह कैसा निर्विकार समय है, कितना तटस्थ, कितना निरपेक्ष। ऐसे समय के अधीन क्यों होते हैं हम? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नया मायने देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। आइए अब आपको ले चलते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की चुनावी यात्रा पर।
दिल्ली की 7 संसदीय सीटों में से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदाता हैं। करीब 21 लाख वोटरों में से 21% दलित हैं, 16% जाट, 12% ब्राह्मण, 10% वैश्य, 8% मुस्लिम और 20% ओबीसी मतदाता। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी समस्याओं का बोलबाला चुनाव में रहेगा। क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ करती हैं। भले ही कृष्णा तीरथ क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरी ना उतरी हो, पर कांग्रेस ने इन पर पुनः विश्वास दिखाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से मात्र 2 सीटों पर ही जीत दर्ज करा पाई थी। भाजपा के खाते में 5, आपके हिस्से में 2 और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज हासिल की थी। कृष्णा तीरथ के मुकाबले भाजपा ने दलितों की आवाज उठाने वाले आईआरएस और जस्टिस पार्टी के मुखिया उदित राज को अपना प्रत्याशी बनाया है। उदित राज का कहना है कि दलितों के साथ कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने धोखा किया है। सो उदित राज ने मोदी लहर में अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया। आप पार्टी ने विधायक राखी बिरला को यहां से प्रत्याशी बनाया है। राखी बिरला को उम्मीदवार बनाने से आप कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आप पार्टी ने पहले यहां से महेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने राखी पर प्रचार के लिए पैसे मांगने के आरोप लगाए थे। राखी बिरला के समक्ष सबसे बड़ी दिक्कत है कि पार्टी का संगठन अभी यहां बनकर तैयार नहीं हो पाया है। कृष्णा तीरथ से लोग नाराज हैं, तो किस तरफ उनका झुकाव होगा? देखिए, कृष्णा तीरथ से नाराज हैं लोग और मंत्री रही हैं, तो एक स्वाभाविक उम्मीद काफी कुछ रहती है। लेकिन इसके बावजूद उम्मीदवार चुनने में आप और बीजेपी ने जितना काम किया है, जैसा उसमें कृष्णा तीरथ अपने आप लड़ाई में है। इस कंस्टिट्यूंसी में ये एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें कांग्रेस अभी से लड़ाई में दिखती है। उदित राज का जो विरोध है पार्टी में, भाजपा में, उसको लेकर क्या नाराजगी गुल खिलाएगी? काफी दलित कैंडिडेट वहां से बीजेपी के अपने हैं। 2-3 नाम तो ऐसे थे जो पहले मंत्री रहे हैं और जिनकी पहुंच सचमुच हर गली बस्ती तक में रही है। लेकिन इसके बाद भी उन सबको काट के और उदित राज को दिया गया। उदित राज का दिल्ली की पॉलिटिक्स से कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, बाकी सब कुछ है, चर्चा में रहे हैं, लेकिन उनका दिल्ली की पॉलिटिक्स से और इस इलाके की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। जस्टिस पार्टी का बीजेपी में विलय को लेकर पार्टी काफी उत्साहित थी। ये बीजेपी चाहती है कि बीजेपी का जो चरित्र बना हुआ है, एक इमेज बनी हुई है। उधर रामविलास पासवान आ गए, इधर उदित रामदास वाले आए, इन सब लोगों को पार्टी ने अपने साथ किया और उससे वो अपनी इमेज बदलने की कोशिश की। राखी बिरला को आप पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ के लोग नौटंकी रानी कह रहे हैं। राखी मंत्री रही हैं, सबसे कम उम्र की हैं, कई तरह के हल्के काम भी उस समय उनके खाते में आ रहे थे। हालांकि ये भी है कि सबसे उत्साह से रात भर घूमती रही। राखी बिरला को लेकर आपने अपना वो संकल्प भी तोड़ दिया कि किसी एमएलए को टिकट नहीं देंगे लोकसभा। हाँ, लेकिन ये संकल्प बीजेपी का भी था, तो बीजेपी ने तो 3 लोगों में तोड़ा। आपने भी सहरावत हारे हुए कैंडिडेट हैं, उनपे दांव लगाया। नहीं, जो उनका ये कहना था जो जीते हुए विधायक हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये संकल्प एक तरफ का नहीं है, जबकि आपके पास दलित सीटें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में दलित वोट और दलित सीटों के मामले में आपने सबको पीछे कर दिया। बल्कि अरविंद जी, यहाँ की आखिरी निर्णायक तस्वीर मुझे लगता है कि यहाँ अभी तिकोनी लड़ाई दिखाई दे रही है और कांग्रेस शायद एकमात्र यही जगह है जहाँ शुरू से लड़ाई में आ गई लगती है। खामोश अनुगुंजों से भरा ये समय मुझे मथ रहा है, भोर के हिंसक उजास में ये कैसी आध्यात्मिक शांति है। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी चरणों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है आपको वायरल वीडियो से वाबस्ता कराने का। प्लेन क्रैश हो रहा है, हमारे पास बस 4 पैराशूट बचे हैं। इंडियन टीम को मेरी जरूरत है, मैं एक पैराशूट ले रहा हूँ। मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं दूसरा पैराशूट लेके जा रहा हूँ। मम्मा ने बोला है कि मुझे 2014 में पीएम बनना है, मैं तीसरा लेके जा रहा हूँ। बेटा आप चली जाओ, आप देश के फ्यूचर हो, आप ये आखिरी पैराशूट ले लो। आप चिंता मत कीजिए सर, हमारे लिए 2 पैराशूट बचे हैं।
राहुल जी ने तो मेरा स्कूल बैग लेके कूद गया है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है अपनी राय से हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। हम आपको लेकर चलेंगे पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की संसदीय सीटों की चुनावी यायावरी पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, है इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अद से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन थी खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आम आदमी पार्टी की 13वीं फहरिस्त जारी, 22 उम्मीदवारों में डॉक्टर जमशीद अनवार आलम और जावेद जाफरी भी शामिल। राशिद अली बनारस से इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद, सोनिया गांधी को लिखा खत, कहा मोदी को दे सकते हैं शिकस्त। साबिर अली की अहलिया यास्मीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। मुख्तार अब्बास नकवी की रिहाइशगाह के रूबरू दे रही थी धरना। कर्नाटक में मेडिकल इंजीनियरिंग और पेशेवराना कोर्सेज के तलबा को दाखिले के साथ ही मिलेगा तालीमी खर्च। अखिलती बहबूद के वजीर का ऐलान। और बेंगलुरु के वक्फ सेमिनार में 13 तजावीज मंजूर। दुर्गा सेमिनार में नए औकात के क़याम पर दिया गया जोर। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस फहरिस्त में बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुताबिक लोकसभा हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह के खिलाफ बॉलीवुड अदाकार जावेद जाफरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि गांधीनगर गुजरात से एलके अडवाणी के खिलाफ पुरीपुराद भाई मेहता को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की 22 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 13वीं फहरिस्त में 3 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। 1 मुस्लिम उम्मीदवार यूपी से और 2 बिहार से मैदान में उतारे गए हैं।
कांग्रेस रहनुमा राशिद अल्वी बनारस लोकसभा हल्के से बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं। राशिद अल्वी ने इस सिलसिले में कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी को एक खत भी लिखा है। राशिद अल्वी ने कहा कि वो चुनाव में मोदी को शिकस्त दे सकते हैं। बनारस एक तारीखी शहर है, एक सेकुलर शहर है। बनारस से न सिर्फ हिंदू जुड़ा है, मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैन, सब लोग बनारस से एक रिश्ता रखते हैं। बनारस सेकुलरिज्म को सीखने के लिए सबसे अच्छा शहर है और मैंने यही दरख्वास्त की है कि जिस शहर में मुगल बादशाह सीखने के लिए आया करते थे, उस शहर में अगर वो मुझे भेजेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को सेकुलरिज्म का सही सबक दे सकूं। और मुझे पूरा यकीन है अगर मुझे मौका मिलेगा तो बनारस एक सेकुलर शहर है, वहां सेकुलर लोग रहते हैं, सेकुलरिज्म की जीत होगी। जेडीयू के बरकरार लीडर साबिर अली की अहलिया यास्मीन अली को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो बीजेपी के तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर एहतजाजी धरना दे रही थी। पुलिस की हिरासत में लिए जाने से कबल यास्मीन अली का कहना था कि जब तक मुख्तार अब्बास नकवी उनके शौहर से माफी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक वो नकवी के घर के सामने धरना देंगे। बाज़ार मुख्तार अब्बास नकवी ने इल्जाम लगाया था कि साबिर अली के यासीन भटकल के साथ ताल्लुकात हैं। आप नकवी साहब से अभी बाकी की बातें कर रहे हैं, प्लीज। मैंने कल जितना कहना था मैंने कह दी, है ना। मैंने ये भी इंसान को दी, मैं आके बैठूंगी, मैं आके बैठ गई हूँ। आप उनसे बाकी की बातें कुछ उनसे भी तो कर लीजिए प्लीज। आईडी निकल रही है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉर्मल पर्सन, मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह लीजिए, पॉलिटिक्स को इसमें मत इन्वॉल्व कीजिए प्लीज। कब तक आप रहेंगे यहाँ पे? जब तक मुझे नहीं मिल जाता इंसान। या तो वो अपॉलॉजी कर दे कि मैंने जो कहा, चाहे इशारतन चाहे तिशारतन, या तो अपॉलॉजी लिख दे, और या तो अगर हम गुनहगार हैं तो हमको सजा दे। नहीं, कल हमने जब कहा तो क्यों नहीं मुझे पुलिस आके बोली कि आप इजाजत ले लीजिए हमारा। मैंने कल ही बोल दी थी कि ये काम को जल्दी खत्म कीजिए। तो नहीं ऐसा कि आपने आज कहा और बात महीनों चल रही है, ऐसा नहीं है ना। आई एम स्टेइंग इन सोशल वर्ल्ड, है ना। मुझे भी लोगों को जवाब देना है। मेरे पे अगर उंगली उठती है तो मुझे भी, मेरे भी बच्चे हैं। आई एम एन इंडियन सिटीजन, प्लीज। ठीक है, आप अपील करेंगे नकवी साहब भी खुद आए आपसे बातचीत करें, वो आप लोगों से बातचीत कर दे। यू आर द बेस्ट मीडिएटर। हम लोग के जरिए बस आप लोगों से वो बोल दे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और अगर कहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं इसके बाद में जो भी कहूँगा सोच समझ के कहूँगा। मारूफ तंजीम तामीर वतन ने उत्तर प्रदेश के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की है कि वो आइंदा इलेक्शन में सियासी तदब्बुर से काम लेते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। लखनऊ में साथियों से बात करते हुए तंजीम के सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कुछ मजहबी रहनुमा आलिमों के भेस में जाती मफाद के लिए सियासी फतवे जारी कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों के बहकावे में न आकर मुसलमान सियासी शऊर से काम लेकर ही अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। हमारा जो यहाँ से पैगाम हम आवाम को देना चाहते हैं, खासतौर से मुसलमानों को देना चाहते हैं, इसलिए कि अभी हमारे एक साथी ने जब अभी हमसे सवाल किया कि आप ही के लिबास में, आप ही के माशरे से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपील करते हैं और उस अपील को फतवे का नाम दे दिया जाता है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और आवाम से और यहाँ के खासतौर से अपने माशरे से, मुस्लिम माशरे से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी ऐलान को फतवे का दर्जा ना दिया जाए, वो उनकी जाती राय समझी जाए। और इलेक्शन में अपने जहन से जो अल्लाह ने सलाहियत दी है उसको बरूए कार लाते हुए अवामुन्नास के फायदे और मुल्क के फायदे के लिए जो लोग काम कर सकते हो, अच्छे कैंडिडेट को अपना वोट देने की कोशिश करें। वोटर लिस्टों में नाम दर्ज करवाने की मुहिम की कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं और बड़ी तेजी से मुहिम भी जारी है, लेकिन बड़े शहरों की बरस छोटे कस्बों की तस्वीर उल्टी है। मेरठ के कैंट इलाके में हजारों ऐसे अफराद हैं जो शिनाख्ती कार्ड से महरूम हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन इनकी कोशिश का कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा है। ये मेरठ के कैंट में वाक़ माछेरान इलाका है।
यहाँ माही गिरोह की आबादी तकरीबन 10,000 बताई जाती है, लेकिन इनमें से तकरीबन 75% वोटर शनाख्ती कार्ड से महरूम हैं। ये लोग कार्ड से महरूमी की वजह सरकारी अमले की तानाशाही बताते हैं। हमारे यहाँ लगभग 10,000 लोग रहते हैं और समझो 25